हेलो बच्चों, अब हम रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं लाइट चैप्टर का सेकंड पार्ट क्लास 10th का। ठीक है, इतना टफ नहीं है, इजी सा है। इस पे 2 3 4 5 तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं, टफ से टफ, इजी से इजी, है ना। तो अब मैं तुम्हें इसको करके समझाता हूँ। रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्या होता था रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन उससे अलग कैसे है। ठीक है, रिफ्रैक्शन में क्या क्या फॉर्मूले पढ़ेंगे, रिलेटिव, रिफ्रैक्टिव वगैरह 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 सब कुछ। उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, फिर अब लाइक अगर आपने कर दिया है, लाइक से ज्यादा सब्सक्राइब आपने कर दिया है, तो अब हम चालू करते हैं लेक्चर पढ़ना। रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखो रिफ्रैक्शन होता क्या है वो कहानी तो बात की है। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, कैसे होता है ना, हमें ये समझना है। रिफ्लेक्शन क्या था, रिफ्लेक्शन ये था कि इसको बोलते थे सरफेस, इसको बोलते थे सरफेस, इसको क्या बोलते थे, सरफेस। यहां से कोई लाइट रे आती थी, टकराती थी, और टकरा के अगर वापस चले जाती थी तो इस फिनोमिना को बोला जाता था रिफ्लेक्शन। इस फिनोमिना को क्या बोला जाता था, रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता था, रिफ्लेक्शन। जब लाइट रे आती थी, टकराती थी और वापस चले जाती। बट अगर ये दूसरा फिनोमिना भी तो शो करता था कि लाइट रे आके टकरा के चले गई, ठीक है भाई, आके टकरा के चले गई, ये फिनोमिना हो गया रिफ्रैक्शन। बट एक फिनोमिना और है, लाइट रे आई, टकराई और दूसरे मीडियम में पास हो गई। लाइट रे आई, टकराई और दूसरे मीडियम में पास हो गई। तो जब लाइट रे आई, टकराई और दूसरे मीडियम में पास हो गई, जब उसने मीडियम चेंज कर लिया, उसने क्या चेंज कर लिया, उसने मीडियम को चेंज कर लिया। तो अगर उसने मीडियम चेंज कर लिया तो इस मीडियम चेंज करने वाले फिनोमिना को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। इस मीडियम चेंज करने वाले फिनोमिना को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। और ये जो रे होती है, ये रे होती है रिफ्रैक्टेड रे। ये जो रे होती है ये होती है रिफ्रैक्टेड रे। जैसे इस रे को क्या बोलते थे, इंसिडेंट रे। इस रे को बोलते थे इंसिडेंट रे, इस रे को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। और जैसे रिफ्लेक्शन में सारे एंगल नॉर्मल से लिए जाते थे, इसमें भी सारे एंगल नॉर्मल यानी इस सरफेस की परपेंडिकुलर वाली लाइन से लिए जाएंगे। तो जब भी कोई लाइट रे आए, टकराए, टप्पा खाए, लाइट रे आए, टकराए, टप्पा खाए और दूसरे मीडियम में चेंज हो जाए, और दूसरे मीडियम में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो ऐसे फिनोमिना को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। ऐसे फिनोमिना को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन। तो ये देखो, ये लाइट, ये पेंसिल क्यों ऐसे टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइट रे की बेंडिंग हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, बेंडिंग। ये लाइट रे बेंड हो रही है। ये देखो, ये जो फिनोमिना देखा ना तुमने अभी, यहाँ पे देखो, ये जो फिनोमिना देखा है, ये देखो, ये जो फिनोमिना देखा है तुमने, ये फिनोमिना यहाँ पे शो हो रहा है, ये फिनोमिना यहाँ शो हो रहा है। इसी फिनोमिना को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। इसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है बच्चों, रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट रे, ठीक है, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट इट इज पास फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट रे जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की जाएगी तो ऐसे फिनोमिना को, तो ऐसे फिनोमिना को, तो ऐसे फिनोमिना को रिफ्रैक्शन बोला जाता है। ऐसे फिनोमिना को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन। ऐसे फिनोमिना को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन। यहां तक आई बात समझ में, ठीक है। चलो अब समझना बात को। ये है सरफेस, ये क्या है, सरफेस। सरफेस की परपेंडिकुलर लाइन, सरफेस की परपेंडिकुलर लाइन है नॉर्मल। सरफेस की परपेंडिकुलर लाइन कौन है, नॉर्मल। अब देखो, दो मीडियम होते हैं, यहाँ पे मैं तुम्हें रिफ्रैक्शन में दो मीडियम समझाऊंगा, ठीक है। ये सरफेस हो गया, सरफेस किसकी, दो मीडियम्स की। अब वो क्या है दो मीडियम, वो समझना। ये होता है, एक मीडियम होता है रेयरर, एक मीडियम होता है डेंसर। रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होते हैं वो समझना है। रेयरर मीडियम वो मीडियम होता है जहां जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है या जो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स है, सुनना, रेयरर क्या होता है, जो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स है, क्या है, स्पेस बिटवीन जो पार्टिकल्स है इज मोर देन अनदर मीडियम।
यहाँ यानी जो पार्टिकल्स है वो थोड़े दूर दूर होगी। यहाँ स्पेस जो है पार्टिकल्स की, स्पेस ऑफ पार्टिकल जो है इनकी, ये स्पेस जो है, स्पेस ऑफ पार्टिकल ये जो है ये थोड़े दूर दूर होंगे। कैसे होंगे? दूर दूर। अब आ जाओ यही डेंसर में समझते हैं। डेंसर में क्या होगा? डेंसर में इसकी उल्टी कहानी होगी। तो जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच की, इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो क्या होगी? इज लेस देन कंपेयर टू अनदर मीडियम। समझ रहे हो? अगर मैं इसको अनदर मीडियम से कंपेयर करूंगा, सुनना, अगर मैं इसको अनदर मीडियम से कंपेयर करूंगा तो इनके पार्टिकल्स में स्पेस कम मिलेगी उस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। और एक चीज बोल सकते हो, रेयरर मीडियम वो मीडियम होगा जिसमें स्पीड ज्यादा होगी किसी भी लाइट की, इज मोर। और डेंसर मीडियम वो मीडियम होगा जिसमें स्पीड जो है पार्टिकल्स की, या जो स्पीड है लाइट पार्टिकल्स की, वो होगी लेस। क्यों लेस होगी? क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स पास पास है। यहाँ अगर पार्टिकल्स पास पास है तो टक्कर ज्यादा खाएंगे, टक्कर ज्यादा खाएंगे तो स्पीड कम होगी। तो इसलिए यहाँ पे डेंसर में स्पीड ऑफ पार्टिकल लेस होती है और रेयरर में स्पीड ऑफ पार्टिकल ज्यादा होती है। आगे यहाँ तक की बात समझ में? आगे यहाँ तक बात समझ में? तो अब एक बात समझो, इसको लेके चलते हैं अपन आगे। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में? चलो, तो अब तुम्हें अगर रेयरर डेंसर समझ में आ गया है, अगर तुम्हें रेयरर डेंसर समझ आ गया है, तो फिर तुम्हें ये वाला फिनोमिना भी समझ आएगा रिफ्रैक्शन का। कैसे आएगा सर? देखो सर, देखो बच्चों, अब कोई लाइट रे आ रही है तो आने वाली लाइट रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसने एंगल भी कितना बना रखा है? एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब जैसे ही ये सरफेस पे टकराएगी, ये अपना मीडियम चेंज करेगी, ये अपना मीडियम चेंज करेगी और दूसरा मीडियम में जाएगी। अब दूसरा मीडियम क्या है? डेंसर। डेंसर के अंदर पार्टिकल्स क्या है? पास पास है। डेंसर के अंदर अगर पार्टिकल्स पास पास है तो डेंसर में कोलिजन ज्यादा होगा, और डेंसर में अगर कोलिजन ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और अगर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी तो ये जो आई एंगल है ये थोड़ा कम हो जाएगा। अरे यार, अरे समझे क्या? क्या समझे? डेंसर के अंदर जो स्पेस है वो स्पेस कम है। डेंसर के अंदर स्पेस कम है, डेंसर के अंदर स्पेस कम है मतलब पार्टिकल ज्यादा है। अगर डेंसर में पार्टिकल ज्यादा है तो डेंसर में कोलिजन्स भी ज्यादा होंगे, कोलिजन ज्यादा होंगे तो स्पीड क्या होगी? कम होगी। अरे यार, डेंसर में पार्टिकल्स क्या है? ज्यादा, कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, स्पीड अगर कम हो गई तो एंगल भी कम हो गया, तो इसलिए डेंसर में एंगल कम हो गया। वरना अगर ये नहीं होता तो ये सीधा चला जाता। अरे यार, अगर ये डेंसर मीडियम नहीं होता तो ये लाइट रे सीधी चले जाती, पर डेंसर मीडियम की होने की वजह से इसका एंगल क्या हो गया है? डेंसर मीडियम की वजह से इसका एंगल हो गया है कम, डेंसर मीडियम की वजह से इसका एंगल हो गया है कम, और ये हमारा फॉर्मूला बन गया। यहां तक आया बात समझ में? तो रेयरर और डेंसर समझ में आया। रेयरर होगा तो पार्टिकल ज्यादा तो कोलिजन ज्यादा तो स्पीड कम, तो नहीं तो एंगल भी कम। ऑब्वियसली बात है यार, भीड़ भाड़ होगी तो स्पीड कम रखोगे ज्यादा रखोगे? भीड़ भाड़ होगी तो स्पीड ज्यादा रखोगे कम? ऑब्वियसली कोलिजन ज्यादा होगा तो स्पीड कम, इस वजह से एंगल भी क्या हो गया बच्चा हमारा? कम। इस वजह से हमारा एंगल भी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। इस वजह से हमारा एंगल भी डिक्रीज हो गया है। तो यहां तक की बात समझ में आ गई। अब ये आ गया। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी रेयरर से डेंसर जाएंगे, जब भी रेयरर से डेंसर जाएंगे तो जो एंगल है वो हमेशा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जो एंगल है वो हमेशा क्या हो जाएगा? डिक्रीज। देखो, और वैसे भी देखो, जानी चाहिए थी आई पे सीधी, चले गई आई पे, ये बेंड हो गई, तो हम इसको ये बोलते हैं कि अगर एंगल कम हो गया तो यानी ये नॉर्मल की तरफ चले गई, तो इसको बोलते हैं टूवर्ड्स नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं? टूवर्ड्स नॉर्मल। तो जब भी रेयरर से डेंसर जाएगी तो रे हमेशा कहाँ जाएगी? टूवर्ड्स नॉर्मल। रे कहाँ जाएगी? टूवर्ड्स नॉर्मल। रे कहाँ जाएगी? टूवर्ड्स नॉर्मल। रे कहाँ जाएगी? टूवर्ड्स नॉर्मल। जब भी रेयरर से डेंसर जाएंगे
तो रे हमेशा टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी। रे हमेशा कहाँ जाएगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। रे हमेशा कहाँ जाएगी? टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी। यहाँ तक आगे बात समझ में? थोड़ा सा आराम से सुनो। रेयर थे, रेयर में पार्टिकल दूर दूर थे, डेंसर में पार्टिकल्स पास पास है। डेंसर में पार्टिकल्स क्या है? पास पास। पास पास पार्टिकल्स है, सारे पार्टिकल्स पास पास पड़े हुए हैं। तो अगर डेंसर में सारे पार्टिकल्स पास पास पड़े हुए हैं तो कोलिजन ज्यादा तो स्पीड कम तो ऑटोमेटिकली एंगल कम। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देख सेम चीज सुनो यहाँ पे। अब रे जो है सुनना, रे जो है वो सुनो, रे इस डेंसर से आ रही है, ये इन पर इंसिडेंट रे यहां से आ रही है, ठीक है, ये एंगल आई और कहा जा रही है? रेयरर में। तो रेयरर में पार्टिकल्स जो है वो कहाँ है? सुनो, रेयरर में पार्टिकल्स जो है वो है दूर दूर, पार्टिकल्स है दूर दूर, ठीक है। पार्टिकल्स अगर दूर दूर है, पार्टिकल्स लेस है, मतलब पार्टिकल्स कम है, पार्टिकल्स दूर दूर है, तो कोलिजन क्या होगा? कोलिजन, पार्टिकल्स दूर दूर है तो कोलिजन कम। अगर कोलिजन कम होगा तो स्पीड भी कम होगी। ओ सॉरी, कोलिजन कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगी भाई, कोलिजन कम है तो स्पीड ज्यादा, स्पीड अगर ज्यादा हुई तो एंगल ज्यादा होगा। अरे भाई एक बात बताओ, तुम घर में हो, घर में तुम्हें बंदिशें है, पापा है, मम्मी है, पकड़ के कूट रहे हैं, सुबह शाम मार रहे हैं, तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं, और तुम घर से बाहर निकलो, जैसे ही घर से बाहर तुम्हें दोस्त मिल रहे हैं, तुम्हें पिज्जा खिला रहे हैं, तुम्हें बर्गर खिला रहे हैं, तुम्हें पास्ता खिला रहे हैं, कभी कहीं किसी पहाड़ पे घुमाने लेके जा रहे हैं। जैसे ही घर में घुसते हो, घर में बंदिशें है, डेंसर मीडियम है, घर में पार्टिकल ज्यादा है, घर में तुम्हें पीटते हैं, तुमको खूब मारते हैं, तो घर में बहुत टेंस माहौल है। पर जैसे ही तुम बाहर निकले घर से, तुम्हें क्या मिली? आजादी। आजादी मिली पिज्जा खाने की, आजादी मिली बर्गर खाने की, आजादी मिली मेरे जैसे मोमोज खाने की, तो तुम्हारा एंगल क्या हो गया? ऑटोमेटिकली ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई बंदिश ही नहीं है। तो ले भाई मजे लूट लो जितने मजे लूटने, समझ रहे हो? तो ये एंगल क्या हो गया? ज्यादा। तो ये आर हो गया। तो जब भी रे डेंसर से रेयरर जाएगी, कहां से कहा? डेंसर से रेयरर, तो एंगल हमेशा ज्यादा होगा, एंगल हमेशा ज्यादा होगा। और जब भी रे, कब बोला मैंने? जब भी रे डेंसर से रेयरर जाएगी तो एंगल हमेशा क्या होगा? ज्यादा। और एंगल ज्यादा होगा तो रे अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। कहां से कहा जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। रे कहां से कहा जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। यहां तक की कहानी समझ में आ गई? बोलो भाई, यही छोटा सा कंसेप्ट है। अब मैं तुम्हें एक जिंदगी में और एक तगड़ी सी चीज बताता हूँ, ठीक है? वैसे तो मैं तुम्हें समझाने के लिए कह दिया कि भाई डेंसर था, डेंसर में मीडियम में बहुत बंदिशें थी, रेयरर में गए वैसे ही ज्यादा, तो ये कहानी तुम्हारे समझ में आ गई, ठीक है? और ये थी हमारी रिफ्रैक्टेड रे। आया क्या यहाँ तक? ठीक है। तो अब तुम्हारे दो डायग्राम्स थे, दो डायग्राम वापस बना लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये समझना है, रेयरर में थी, जब डेंसर में जाएगी तो उसको कोलिजन, डेंसर में जाएगी तो पार्टिकल्स इसको पास पास मिलेंगे, तो यानी एंगल कम हो जाएगा। रेयरर में जाएगी तो पार्टिकल दूर दूर है तो एंगल ज्यादा हो जाएगा। बस हमें यही समझना है। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहां तक की कहानी समझ में आ गई, ठीक है? अब तुम अगर चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है? मैं साइड हो गया, उसका स्क्रीनशॉट खींचो एक बार, और चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। चलो स्क्रीनशॉट खींच लिया, हो गया, आगे चले। अब मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं, सुनना। एक बात सिंपल सी, कि डेंसर में हमेशा एंगल छोटा होगा और रेयरर में हमेशा एंगल बड़ा होगा। लाइफ में फिक्स है ये। अब जैसे ये है, अब हमें नहीं पता ना, अबे कहा गया, ओए आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहा जा रहे हो? अब ये है, अब हमें नहीं पता ना, ये चल रहा है, ये रहा रेयरर। अब रेयरर है डेंसर मुझे नहीं पता, देख सोच के देख किस में एंगल छोटा है। नीचे वाले में एंगल छोटा है तो वो डेंसर होगा, और ऊपर वाले में बड़ा है तो वो रेयरर होगा, बस। और अगर एंगल छोटा होगा तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा, सुनना, अगर एंगल छोटा होगा तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा टूवर्ड्स नॉर्मल, और अगर एंगल बड़ा होगा तो इसको बोला जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। इतना सा याद कर लो, तुम्हारा काम बन गया। इतना सा याद कर लो, तुम्हारा काम बन गया। रिफ्रैक्शन में
अब कभी मत याद रखना डेंसर से रेयरर जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, बस ये ध्यान रखना। डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल, रेयरर में अवे फ्रॉम नॉर्मल, रेयरर में एंगल ज्यादा है, डेंसर में एंगल कम है। बस सिंपल, इतना याद रखने की ही जरूरत नहीं है। अब आगे आ जाओ। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि रेयरर डेंसर पता कैसे चलता है कि कौन चीज रेयरर है कौन चीज डेंसर है। तो एक नया टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको डिनोट करते हैं म्यू से या फिर ऐसे एन से, दोनों चीजों में से किसी से भी इसको डिनोट कर दो, और इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाता है बच्चा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको म्यू से या एन से डिनोट करते हैं। अब मैं तुम्हें देसी भाषा में समझाता हूँ इसका मतलब क्या, स्कूल वालों को मत बताना। अच्छा, एक चीज और लिख लेना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कि ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, टाइम पास चीज है। ठीक है, आगे आ जाओ। अब तुम्हें जो समझना है वो क्या समझना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला समझा देता हूं मैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है इसका फॉर्मूला समझा देता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेन काम होता है ये बताना कि ये क्वांटिटी जो है ये रेयरर है या ये क्वांटिटी जो है वो डेंसर है। इसके अलावा इसका कोई और काम नहीं है, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। सिर्फ इतना बताना है कि ये रेयरर है या डेंसर है। यूनिट होती नहीं है इसकी, कोई यूनिट नहीं होती, मीटर पर सेकेंड जैसे कुछ नहीं। तो अगर भाई स्कूल में जाके मत बोल देना टीचर को ये करना है, वो गुस्सा हो जाएगा। आप अपने तक रहनी चाहिए ये बात। ठीक है, यूट्यूब तो तुम्हारे घर, तू मेरे घर, बस इतनी ही बात रहनी चाहिए। स्कूल वाले टीचर को मत बता देना। स्कूल वाले टीचर को क्या बता रहे हैं वो बताता हूँ। जैसे दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे, एक दे रखा है 1.5 और एक दे रखा है 1.7, N1 और N2। अब इतना सा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, सुनो हिंदी में लिख रहा हूं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर। ठीक है, वो डेंसर भी यही लिख देता हूं, वो डेंसर, समझ में आया। और डेंसर ले भाई, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयरर। सिंपल। तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है? 1.7 का। तो N2 इज डेंसर और N1 इज रेयरर। रेयरर में एंगल ज्यादा होगा और डेंसर में एंगल कम होगा, और डेंसर में स्पीड भी कम होगी और रेयरर में स्पीड भी बढ़ेगी। अरे यार, आया समझ में? ये काम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अरे आता कैसे वो मैं सब समझा रहा हूँ, वो चिंता मत करो। ठीक है, अब देख, अभी तक 1.7 क्या था? डेंसर। ये आगे समझ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या काम है। अब जैसे तुम्हें तीन चीजें दे दी, n दे दिया 1, n दे दिया 1.5 और n दे दिया 2। इन दोनों में से बताओ कौन रेयरर कौन डेंसर। इन दोनों केसेस में ये डेंसर और ये रेयरर। अब तुमसे इन दोनों केसेस का पूछ रहा है, तो इन दोनों केसेस में ये बन जाएगा रेयरर क्योंकि ये छोटा है, ये बन गया डेंसर। तो देख, जो क्वांटिटी पहले डेंसर थी अब वो अगले वाले कंपैरिजन में क्या हो गई? रेयरर। ग्लिसरीन और पानी को कंपेयर कर, ग्लिसरीन डेंसर होगा। ठीक है, अब पानी और शहद को कंपेयर कर तो शहद डेंसर होगा। तो एक बात ध्यान रखना, रेयरर और डेंसर जो है ना वो रिलेटिव क्वांटिटी है। ये सामने वाले पे डिपेंड करती है कि सामने वाला क्या होगा। मैं बलशाली हूँ और मुझसे भी बड़ा था ग्रेट खली आ गया तो मैं उसके सामने बलशाली थोड़ी ना हूँ। मैं कभी डेंसर था, अब ग्रेट खली के आगे रेयरर हो। तो ये कंपैरेटिव क्वांटिटीज होती है। ठीक है, ये कंपेरेबल होती है, ये कोई फिक्स नहीं होती कि जिंदगी में अभी डेंसर है तो अभी डेंसर ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। चिल है माहौल एकदम। ठीक है, हाँ पूरा माहौल वेवी है माहौल, है ना। आ जाओ। तो ये रेयरर डेंसर पता लगाने के काम आता है भाइयों और बहनों। जो ज्यादा बड़ा होगा वो डेंसर होगा। जैसे एक रेयरर की वैल्यू दे दी 1.4, एक रेयरर दे दिया 1.5। बड़ा कौन सा है? बड़ा कौन सा है? बड़ा ये है तो ये हो गया डेंसर। और छोटा कौन है? छोटा ये है तो ये हो गया रेयरर। यहां तक आया समझ में? आया यहां तक समझ में? जो बड़ा वो डेंसर, जो छोटा वो रेयरर। अब एक पॉइंट और लिख लेना,
जिंदगी में एन कभी भी एक से छोटा नहीं होगा, नेवर। मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू है स्टार्टिंग, वो हवा के लिए है, हवा के लिए कितनी है? 1। जो होता है इसके बाद होता है। जिंदगी में एन एक से छोटा नहीं होगा, एक से बड़ा कितना भी हो सकता है, ठीक है। आगे यहाँ तक बात समझ में चले? चलो, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है स्कूल वालों की भाषा में समझो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इन लोगों ने समझाया, सुनना, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, सुनना, इन वैक्यूम और एयर टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, जैसे कि समझो ये है म्यू, ये हो गया सी अपॉन वी। म्यू क्या हो गया? सी अपॉन, अरे सुनो, अब एक बात और समझना कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है वो क्या होती है। तो एक बात ध्यान रखना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये होती है c के बराबर, जो होता है 3 × 10⁸। तो जब भी मैं c लिखूंगा तो उसका मतलब ये साफ होगा कि मैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बोल रहा हूं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये बात साफ होगा जब c होगा, ठीक है, कि ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है इतना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बोलो, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो n बराबर हो गया c अपॉन v। ये क्या है? ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये क्या हो गया? स्पीड। ये होता है स्कूल वालों की डेफिनेशन कि c अपॉन v का जो रेशियो है। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। तुम्हें c पता है ना क्या होता है? तुम्हें पता है c, मैंने बताया है अभी। ये होती है स्पीड ऑफ लाइट, यानी इस स्पीड से, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से जो सूरज से निकल रही है रोशनी, वो अपने पास आ रही है 8 मिनट में। और कोई सितारे तो 4-4 साल बाद उनकी रोशनी, यानी अगर कोई आज सितारा देखोगे तो हो सकता है शायद 4 साल पहले वो चमका हो जिसकी रेज आज आ रही है। सोचो, स्टार्स तो इतने दूर है हमसे। कई स्टार तो ऐसे होते हैं जिनकी रे आज आएगी, वो 16 साल पहले चमके होते हैं असलियत में। इतना दूर है। देखो कितने से चल रही है यार, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी एवरेज हो गया 30 करोड़ टाइप्स ना। ये एवरेज हो गया। अब यही है, इसका रेशियो निकालो। नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डाल दो, क्या स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम की, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। आया? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि हवा का, लाइट का रेशियो अपॉन उस मीडियम की लाइट का रेशियो। हवा और वैक्यूम में माना जाता है 3 × 10⁸ है। वैक्यूम और हवा में ज्यादा फर्क नहीं है यार, मतलब आएगा तो सही, मैं भी मानता हूँ हवा में पार्टिकल्स है, वैक्यूम में पार्टिकल्स नहीं है, बट अपन मानते नहीं। अब ठीक है यार, जितना इफेक्ट है तो ठीक है, तो हम इसको कितना मानते हैं? 3 × 10⁸ ही मानते हैं, हवा में भी और वैक्यूम में भी। हवा के लिए क्या मान लोगे? 2.9999 ले लोगे, इससे ज्यादा क्या फर्क पड़ जाएगा? तो ठीक है ना। अब अपन मानेंगे क्या? c अपॉन v मानेंगे बस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या आ गया? n बराबर c अपॉन v। n बराबर c अपॉन v, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन कराता हूँ, सुनो। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक मीडियम है, ठीक है, उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज, सुनना, स्पीड ऑफ लाइट क्या दे रखी है मीडियम में? इन मीडियम इज 2 × 10⁸। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बताओ क्या होगा? तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, सिंपल, तो एक फॉर्मूला लगा लूंगा, n बराबर c अपॉन v। n पूछा है, c कितना होता है? 3 × 10⁸। v कितना होता है? 2 × 10⁸। 10⁸ से 10⁸ बार बचा 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 1.5, आंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया बच्चा? 1.5 आ गया, आंसर। बस ठीक है। आजा एक और सवाल देता हूं। स्पीड ऑफ लाइट इज
1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, n बराबर c अपॉन v। c कितना है, c है हमारा 3 इंटू 10 की पावर 8। n फाइंड करना है, v कितना दे रखा है 1.5 इंटू 10 की पावर 8। 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 मार, कितना आ गया 2। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आ गया आंसर। आया आया, चलो नेक्स्ट। स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है मीडियम में 4/3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तुमसे पूछ रहा है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, n बराबर c अपॉन v। c कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन वेलोसिटी कितनी है 4/3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 काट दो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, कितना हो गया 9/4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया उस मीडियम का। 9/4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आंसर आ गया। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया उस मीडियम का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब एक सवाल और लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो है वो है 4/3। या एक काम करो ऐसे लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। देखो तुम्हें याद नहीं करना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा, वो कितना दे रखा है 4/3। तुमसे पूछ रहा है फाइंड स्पीड। तुमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड स्पीड। बताओ तो कैसे स्पीड फाइंड करोगे, n बराबर c अपॉन v। v पूछा है, n कितना है 4/3, c कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8। v पूछा है, v को उधर कर क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को उधर कर 3 इंटू 3 9 अपॉन 4 नीचे आ गया, तो 9/4 कितना हो गया 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वाटर के अंदर वेलोसिटी आ गई। यानी अगर तुम वाटर में लाइट डालोगे, वाटर में क्या डालोगे लाइट, तो वो कितनी स्पीड से चलेगी 2.25 इंटू 10 की पावर 8। क्यों, क्योंकि वाटर डेंसर है। क्यों, क्योंकि वाटर डेंसर है। ये वाटर डेंसर था तो इसलिए इसकी लाइट की स्पीड, ये क्या आ गई वेलोसिटी इन वाटर। ये क्या आ गई बच्चा, वेलोसिटी इन वाटर। आया क्या, बोलो आ गया यहाँ तक। ठीक है, चले आगे आ जाओ। अब ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे बच्चों जो तुम्हें कराए होंगे। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब तुम्हें जो नई क्वांटिटी पढ़नी है, नया टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी सपोज, एक मिनट को, कौन सा डायग्राम आ रखा है कॉपी होने में, कॉपी कोई भी डायग्राम नहीं आ रखा। ठीक है, दो मीडियम है तुम्हारे पास, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। अब तुमसे बोलते कि यार मुझे, ठीक है, अच्छा तुम हेडिंग डालो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। अब तुमसे पूछ ले कि यार मुझे बता फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के रिलेशन का, तो वो बोल रहा है रिलेटिव इंडेक्स बता 2 का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 किसके रिस्पेक्ट में बता, इसके रिस्पेक्ट में बता मीडियम 1 के। तो ये कैसे निकालोगे, ये जब भी फाइंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, इसको ऊपर लिख लो यार हटा के, यहाँ से इसको ऐसे ऊपर बना लो, फाइंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कह रहा है दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता 1 के रिस्पेक्ट में। क्या कह रहा है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता 1 के रिस्पेक्ट में। कैसे बताओगे, देखो इसको लिखते हैं, 2 का पूछ रहा है ना, किसके रिस्पेक्ट में 1 के रिस्पेक्ट में, तो इसको ऐसे लिखेंगे। क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में 1 के रिस्पेक्ट में। तो मीडियम 2 1 के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे, और इसको लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं n2 बाद में कौन है 1, तो ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। आया, अगर कोई तुमसे ये पूछ लेता कि, देखना बोर्ड की तरफ आ गया, अगर कोई तुमसे ये पूछ लेता रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ये पूछ लेता अगर, तो इसको कैसे निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो इसको निकालेंगे n1 अपॉन में n2। आया, ये हो गया फॉर्मूला। ये क्या हो गया
फॉर्मूला। अगर 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 पूछते, 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 पूछते तो ये हो जाता n21, n2 बाय n1। बस सिंपल। ये कौन सा फॉर्मूला है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ये कौन सा फॉर्मूला है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। देखो एक ही कंसेप्ट आप देखो, रेयरर में एंगल ज्यादा है और डेंसर में एंगल कम है। इस केस में डेंसर में ये था, रेयरर में ये था, तो रेयरर का एंगल ज्यादा होगा डेंसर के कंपैरिजन में। पता है तुम्हें? तो ये तो है ना। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया? क्या होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये। अब एक बात बताओ, इसको क्या हम वेलोसिटी की टर्म्स में लिख सकते हैं? अभी तो n21 क्या था? n21 आया n2 बाय n1। क्या मैं इसको वेलोसिटी की टर्म्स में भी लिख सकता हूँ? वेलोसिटी की। देखो एक बात नोटिस करो, n बराबर cv होता है, हाँ ना बोलो? तो क्या n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगा? अगर n ऊपर है तो वेलोसिटी नीचे होगी, तो यस बिल्कुल मैं इसको वेलोसिटी की टर्म्स में लिख सकता हूं। n ऊपर है तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हो गया वेलोसिटी की टर्म्स में। पूछो कैसे? देखो n2 बाय n1 होता है, n2 को मैं लिख सकता हूँ c अपॉन v2, n1 को लिख सकता हूँ मैं c अपॉन v1। c से c कटा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला गया न्यूमरेटर में, तो ये रेसिप्रोकल हो गया वेलोसिटी। तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। कभी मुझे 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा और वेलोसिटी पूछेगा ना, तो मैं ऐसे ही करूंगा, ठीक है। अब देखो जैसे तुमसे पूछा n12 बताओ, या तुमसे पूछता रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 बताओ, तो देखो पहले कौन सा पूछा है तुमसे? 1 पूछा है, बाद में कौन सा पूछा है? 2, तो n12 यानी n1 अपॉन n2। और अगर मुझे वेलोसिटी लिखनी है तो वेलोसिटी भाई साहब रेसिप्रोकल होती है, तो 2 नीचे है तो 2 ऊपर आएगा, 1 ऊपर है तो 1 नीचे आएगा। यही n21 पूछता अगर, तो ये होता n2 अपॉन n1। 2 ऊपर है तो 2 नीचे आएगा वेलोसिटी का, n1 नीचे है तो वेलोसिटी का v1 ऊपर आएगा। ये रेसिप्रोकल में चलते हैं, तुम्हें अगर कुछ एडवांस बताओ ना, तुमने वेवलेंथ पढ़ा था 9th में, अगर वेवलेंथ भी देखोगे तो वेवलेंथ भी वेलोसिटी जैसे चलेगा, λ1 बाय λ2। ठीक है, वेवलेंथ का मत सुनो, ज्यादा माथाफोड़ी मत लो लाइफ में, स्ट्रेस मत लो। ये है, आया यहां तक? आ गया? बोलो यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब तुम्हें सवाल कराता हूं उसके, आ जाओ। ठीक है, एक ही सवाल कराऊंगा, एक ही में सब कुछ सिखा दूंगा। n ऑफ ग्लास दे रखा है 3/2 और n ऑफ पानी दे रखा है 4/3। n ऑफ पानी दे रखा है 4/3, n ऑफ ग्लास दे रखा है 3/2। ठीक है, तुमसे पूछा है फाइंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, एंड सेकेंड केस में पूछा है फर्स्ट टाइप। पहले तो ये बताओ बोलो। देखो कैसे बताऊंगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पूछा है, तो ग्लास पहले है वाटर बाद में है, तो ग्लास ऊपर आएगा और वाटर नीचे आएगा। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों? देखो 3/2, तो 3/2 डिनोमिनेटर में आ गया। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3। ये तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में चला गया, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये 3 × 3 अपॉन 4 × 2 8, तो इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 9/8। इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया बच्चों? 9/8। और अगर मैं तुमसे ये पूछ लेता कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास पूछ लेता अगर, तो मैं क्या पूछता? n ऑफ वाटर अपॉन n ऑफ ग्लास पूछता। तो देखो इस केस में मैंने क्या निकाला था? n ऑफ ग्लास अपॉन वाटर, इसमें उल्टा ही तो पूछ रहा हूं, तो ये 9/8 जो आया था ना, इसका उल्टा हो जाएगा, 8/9 यहाँ हो जाएगा। ये हो जाता है n ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। आया? बोलो आया क्या? आया? ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। आ जाओ, एक और सवाल देता हूं तुम्हें, ठीक है?
N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2/3, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट 1 में दे रखी है मुझे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या ये दे रखी होगी क्या 1 2, हाँ नहीं ये दे रखी है मुझे सपोज 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ये दे रखी है। तुमसे पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी इन सेकेंड वाला टर्म्स, बताओ इसमें पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी इन सेकेंड वाले टर्म्स। देखो सिंपली क्या है, हमको पता है वेलोसिटी के टर्म्स में n1/n2 करूंगा तो v1 नीचे आएगा v2 ऊपर आएगा। n1 कितना है 2, n2 कितना है 2/3, v2 तो पूछा है v1 कितना है, v1 है 1.5 × 10⁸, यही तो है। अब सॉल्व करो, अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला गया तो ऊपर कितना हो गया 3 × 2/2 इज इक्वल्स टू v2/1.5 × 10⁸। तो 3 × 2, 2 से 2 कट गया, तो अब बचा 1.5 उधर मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो कितना हो गया, ये आ गई इसमें वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में, ये 1 के रिस्पेक्ट में आ गई वेलोसिटी। इसमें क्या था, सिंपल आंसर आ गया, बेसिक सा। अरे एक गलती हो गई तुमसे, तुम देखो कितने बड़े, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता, अंग्रेजों करो उसको 3/2। हाँ यार तुम भी, मैं भी सोच रहा हूँ यार ये स्पीड ऑफ लाइट से बड़ी तो कोई चीज ही नहीं होती है, कहां से पैदा हो गई, तुम भी समझ रहे हो। अबे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 दे रखा है, आ जाओ n1 कितना है फिर से लगाओ, n1 है 2, n2 है 3/2, v1 कितना था भाई, v1 था 1.5 × 10⁸। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर लेके जाओ, हाँ आ गया 2 × 2 4/3 इक्वल्स टू v1 × 1.5 × 10⁸। 1.5 किसको मार देगा, 1.3 को मार देगा 2 टाइम्स, अबे 2 मार देगा 4 को 2 टाइम्स, तो इधर से v2 कितना आ गया 2 × 10⁸। तो तुम ऐसे भी इस सोल्यूशन को सॉल्व कर सकते हो जब दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे और वेलोसिटी पूछे, तो ये कुछ नए टाइप का सवाल होता है। तो देखो अब तक तुमने पूरे चैप्टर में पढ़ा क्या है, तुमने अब तक पूरे चैप्टर में ये पढ़ा कि कुछ रेयरर होता है कुछ डेंसर होता है, रेयरर में एंगल ज्यादा होता है, डेंसर में एंगल कम होता है, एक फॉर्मूला होता है n = c/v, एक होता है n12 जिसमें n1/n2 होता है, एक होता है 21 जिसमें n2/n1 होता है। कचरा ही क्या है इसमें, क्या पढ़ लिया तुमने, कुछ तो नहीं पढ़ा, इजी सा तो है। आगे आ जाओ, अब तुम्हें पढ़ाते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लिखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखो। तो भाई अभी तक हमने रेयरर डेंसर पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है। अब जो नया टॉपिक आया है अपना, अब नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन स्नेल लॉ। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, स्नेल्स लॉ या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला लॉ रिफ्रैक्शन का ये है, बोले ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, क्या है ये रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाया करते हैं। ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाई इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का क्या मतलब होता है बच्चा, सेम प्लेन का मतलब कि अगर मैं देख इसको बोर्ड पे बना पाया, क्यों बना पाया बोर्ड में, क्योंकि 2D डायग्राम है, यानी सेम प्लेन में लाए करने का मतलब है कि ये 2D है, 2 डायमेंशन के अंदर इसका सारा कार्यक्रम हो रहा है। कितने डायमेंशन में इसका कार्यक्रम हो रहा है, 2 डायमेंशन में। अगर 3 डायमेंशन में रिफ्रैक्शन होता, क्या 3 डायरेक्शन में अगर रिफ्रैक्शन होता तो 3 डायरेक्शन में 3D रिफ्रैक्शन होता तो वो सेम प्लेन में लाए नहीं करता। सेम प्लेन में लाए करने का मतलब है कि डायमेंशन इज 2D, डायमेंशन इज 2D। नेक्स्ट जो लॉ पढ़ना है वो पढ़ना है स्नेल लॉ, वो समझो तुम। देखो अभी अभी तुमको पीछे से बहुत अच्छे से समझा के आ रहा हूँ। ये n1 है, ये n2 है, n2 डेंसर है n1 से, n2 बड़ा है n1 से, तो रिफ्लेक्टेड रे आएगी, डेंसर में एंगल कम होगा, r बनाएगी। सुनना, तो स्नेल्स ने क्या किया, इसको इस कंसेप्ट का यूज लिया, स्नेल ने इस कंसेप्ट का यूज लिया। उसने क्या यूज लिया इस कंसेप्ट का वो समझ, उसने ये यूज लिया इस कंसेप्ट का, उसने कहा कि यार एक फॉर्मूला बनाता हूँ, सुनो। उसने कहा कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बोलो। उसने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, तो बोला n1 लिख। उसने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, उसने कहा n1 लिख। बोले इसके साथ एंगल बोल, मैंने कहा i, तो बोला sin i लिख। क्या लिख, sin i लिख।
इज इक्वल्स टू लिख। मैंने कहा अच्छा भाई क्या करवा रहा है। बोले अब देख इज इक्वल्स टू लिख दिया। बोले इसके अंदर कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बोले n2 लिख। बोले कितना एंगल है r। बोले साइन के r साथ लिख। बोला ये जो फॉर्मूला बना इस फॉर्मूले को बोला गया स्नेल लॉ। इस फॉर्मूले को क्या बोला गया? स्नेल्स लॉ। इस फॉर्मूले को बोला गया स्नेल्स लॉ। इस फॉर्मूले को बोला गया स्नेल्स लॉ। आगे बात समझ में? ठीक है। स्नेल लॉ क्या होता है? बस n1 sin i बराबर n2 sin r। अब एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है वो समझो। देखो उसको लेके चलता हूं मैं वहां और समझाऊंगा मस्त। ठीक है, एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है वो समझना। देखो आगे आ जाओ। एनसीईआरटी में इसने ऐसे लिखा है, बोले n1/n2। ठीक है, उसने देखो n1/n2 कैसे किया। n1 है ना, इसको n1 यही रहने दे, n2 को नीचे लिया, उधर क्या बचेगा sin r, और बोला sin i को उधर ले जा। तो बोले n1/n2 जो n1/n2 है वो sin r by sin r है, sin r by sin i। तो बोले ये वैल्यू होती है कांस्टेंट। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है। अब ये कुछ भी लिख देते हैं एनसीईआरटी वाले, है ना, ठीक है उनका लिखना भी, पर तुम्हें जो स्नेल लॉ याद करना है वो ये याद करना है। बोले मीडियम है n1। बोले ठीक है सर, इसके अंदर एंगल कितना है i। बोले एंगल लगा दो i। बोले मीडियम है n2, एंगल कितना है r। बोले लगा दो r। अरे यार ये बन गया स्नेल लॉ। वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलेंगे अगर हिंदी में बोले तो? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एंगल भी मीडियम का, एंगल भी मीडियम का। तो दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका एंगल, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका एंगल। भारत माता की जय, और सॉल्व हो गया। बस इतना ही ध्यान रखना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में स्नेल्स लॉ के अंदर। अब तुम इसका एप्लीकेशन कराता हो वो समझो। देखो ठीक है, एप्लीकेशन समझोगे और अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया जाए सोच के देखते हैं। बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाओ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2। ठीक है, तो √2 बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली ये डेंसर हो गया और ये रेयरर हो गया। बोले एक लाइट रे आ रही है 30 डिग्री पे, कितने डिग्री पे आ रही है? 30 नहीं 45 डिग्री पे आ रही है। एक लाइट रे कितने डिग्री पे आ रही है? 45 डिग्री पे, और ये बेंड करके यहाँ जाएगी, कितने एंगल पे जाएगी? बोले आर बताओ। तो जब भी एंगल पूछ ले तो उससे रिफ्रैक्शन में सुनना, वर्ड्स को अच्छे से सुन। जब भी एंगल पूछ ले, वेलोसिटी पूछेगा तो वेलोसिटी के लिए तो n बराबर c/v। ठीक है, अगर एंगल पूछ ले, वहां पे सुनना, अगर एंगल पूछ ले, लिख ले इसको कॉपी में, अगर एंगल पूछ ले तो एक ही फॉर्मूला लगाना है, n1 sin i बराबर n2 sin r। कब? जब एंगल पूछ ले। तो मैंने क्या बोला? अगर एंगल पूछ ले, एंगल, तो n1 sin i बराबर n2 sin r। n1 sin i बराबर n2 sin r। n1 है 1, इसके अंदर का एंगल sin 45। बोलो भारत माता की जय। n2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2। बोले sin r। ठीक है सर, तो sin 45 होता है 1/√2 बराबर ये √2 sin r। बोले √2 को इधर मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? √2 × √2 कितना होता है भाई? √2 × √2 होता है 2 इज इक्वल टू sin r। तो sin r कितना आ गया? 1/2। ओहो, साइन की कितनी टेबल में 1/2 आता है बताओ? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो तुमने पढ़ा होगा साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। तो ऑटोमेटिकली मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 को sin 30 इज इक्वल्स टू sin r। तो r से कंपेयर करोगे तो कितनी डिग्री आ गया बच्चे? 30 डिग्री आंसर आ गया। अरे sin r 1/2 30 डिग्री पे ही तो होता है यार, आ गया ना r 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री पे आ गई। और देखो वैसे भी तुमको पता है डेंसर में जाएगी, अगर डेंसर में जाएगी तो डेंसर में क्या होता है? डेंसर में जाएगी कोलिजन ज्यादा तो स्पीड कम, और स्पीड कम तो एंगल भी कम, और एंगल कम तो उसको बोला जाता है टुवर्ड्स नॉर्मल। टुवर्ड्स नॉर्मल आया। अब देख तेरे को एक चीज और सिखाता हूं। देख आ कितने पे रही थी? 45 पे। अगर ये मीडियम नहीं होता, दूसरा सुनना, आ रही थी 45 पे, अगर ये मीडियम नहीं होता दूसरा, क्या बोल रहा हूं, अगर ये मीडियम नहीं होता दूसरा तो कितने पे जाती? 45 पे। बट मीडियम की वजह से कितना घूम गई? आ रही थी 45 पे, मीडियम की वजह से जा रही है 30, घूमी कितना? 15 डिग्री। 15 डिग्री डेविएट हो गई। इसको एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ऑफ डेविएशन क्यों? क्योंकि 15 डिग्री घूम गई है, 15 डिग्री घूम गई। तो इस एंगल को बोला गया एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल को क्या बोला गया? एंगल ऑफ डेविएशन। आ जाओ भाई, एक और सवाल कराता हूं, आ जाओ। देख, रिफ्रैक्शन में एक चीज लिख लेना,
वेलोसिटी होगी तो एक फॉर्मूला लगेगा n बराबर c अपॉन v, ठीक है। दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे और वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी और दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फॉर्मूला लगेगा n1 बाई n2 इज इक्वल्स टू v2 बाई v1। और अगर एंगल की बारी आएगी इसमें तो इसमें लगेगा n1 sin i बराबर n2 sin r। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है। बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये तीन ही फॉर्मूले लगेंगे और इन तीनों फॉर्मूले से तुम सारे सीबीएसई बोर्ड के सवाल कर लोगे, ठीक है। बोले वेलोसिटी देगा तो n बराबर c अपॉन v, दो वेलोसिटी दे देगा या एक वेलोसिटी देके दूसरी वेलोसिटी पूछेगा। क्वेश्चन में दो वेलोसिटी का गेम होना चाहिए, अगर एक देके दूसरी पूछ ले या दोनों दे दे, दो वेलोसिटी का गेम होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर एक ही वेलोसिटी का गेम है तो ये लगेगा और एंगल का गेम है तो ये लगेगा। खत्म काम। आ जाओ एक और क्वेश्चन कराता हूँ, देखो इधर बोर्ड की तरफ देखना, ठीक है। अब सुन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा हूं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा हूं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया जाए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देता हूं, ये आ रहा है 60 डिग्री पे। कितने डिग्री पे आ रहा है? 60 डिग्री पे। बोले एंगल है 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3, कितने एंगल पे जाएगा वो बताओ। ठीक है भाई, कितने एंगल पे जाएगा बता देंगे हम भी। एक काम करते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 नहीं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देते हैं 2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2, वो दे देते हैं। चलो भाई कितना आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो निकालते हैं। अब देखा जा भाई, एंगल पूछा है तो एंगल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? n1 sin i बराबर n2 sin r। बोले n1 कितना है? 2, एंगल कितना है उसके अंदर? 60 इज इक्वल्स टू n2 कितना है? √3, एंगल कितना है पता नहीं, r। भाई √3 और r 2 और 60 दो ही तो है, तो 2 इंटू 60 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू √3/2 इज इक्वल्स टू √3 sin r, यही तो लिखेंगे। अब देख मारा पीटी मचा, देख क्या क्या कटेगा। सुनना, 2 से 2 कटा, √3 से √3 कटा, sin r कितना आ गया? 1, और sin r 1 कितने पे होता है? 90 डिग्री पे, तो एंगल r आ गया मेरा 90 डिग्री। भाई साहब 90 डिग्री मतलब ये यहाँ से अगर नॉर्मल से देखोगे 90 डिग्री तो रे कुछ इस तरीके से चलेगी। 90 डिग्री आ गया r और एंगल पता चल गया एंगल। देखो जब भी रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री आ जाए तो मैं एक एडवांस कंसेप्ट समझाता हूँ। एडवांस कंसेप्ट, जब भी रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री आ जाए तो ऐसे रिफ्रैक्टिव एंगल को बोलते हैं, ऐसे फिनोमिना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसे फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। कब? जब एंगल आर 90 आ जाए। तुम्हें ध्यान नहीं रखना, बट तुम्हें एक एडवांस कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये होता है TIR। इसको क्या बोलते हैं? TIR। ये आ गया 90 डिग्री, बस खत्म। इजी था, आया बच्चों यहाँ तक? थोड़ा आया, पूरा आया? ठीक है। तो जब भी एंगल पूछे तो n1 sin i बराबर n2 sin r, और वेलोसिटी पूछे तो ये आ जाओ। देखो 2024 का सवाल कराता हूँ, स्टेट 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के एक तो बता दोगे n1 sin i बराबर n2 sin r, और क्या बता दोगे? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ऑल लाइन सेम प्लेन, ऑल लाइन सेम प्लेन, ऑल लाइन सेम प्लेन। आया? यहाँ तक समझ में आया? अब आजा आगे, क्या कह रहा है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। यानी देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ c अपॉन v। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसको क्या लिखेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब देखो क्या कह रहा है? अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वैक्यूम टू ग्लास ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अच्छा, a ray of light enters from vacuum to glass at absolute refractive index 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? 1.5। तुमसे पूछ रहा है फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, v बताओ। अच्छा ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो हमको पता ही है कितना होता है, 3 × 10⁸। तो भाई एक बार बता, तेरे से सिर्फ एक ही वेलोसिटी है, ये तो गिवन डेटा है भाई, ये c को कोई वेलोसिटी नहीं मानते, तो तेरे से एक ही वेलोसिटी पूछी है ना ओनली। 2 होता तो मैं दूसरा फॉर्मूला लगाता, पर एक ही वेलोसिटी है तो कौन सा लगा दूंगा? c अपॉन v। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। c कितना है? 3 × 10⁸। वेलोसिटी है v। अब 1.5 को काट 3 को, कितनी बार कटेगा? 2। तो वेलोसिटी इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर
सेकेंड। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आंसर ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया वेलोसिटी का। ये वेलोसिटी का आंसर सिंपल। ए की वेलोसिटी पूछी थी, ओनली ए की तो पूछी थी, n बराबर c अपॉन v लगा दिया। और भी अगर तुम्हें करना है तो v बराबर c अपॉन n हो जाएगा, क्योंकि v चाहिए। c कितना है, c है 3 इंटू 10 की पावर 8, n है 1.5, मारा पेटी मचाई 2 इंटू 10 की पावर 8, आंसर आ गया। सिंपल। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन कराओ। तो क्या कह रहा है सुनना, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है भाई, v ऑफ ग्लास कितना दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 8, और v ऑफ वाटर कितना दे रखा है, v ऑफ वाटर दे रखा है 2.525 इंटू 10 की पावर 8। तो देख दो वेलोसिटी आ गई ना, दो वेलोसिटी आ गई। तो मुझे आंख बंद करके पता है दो वेलोसिटी में ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दो वेलोसिटी में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बोले कहाँ पढ़ाया था सर, मैंने कहा था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फॉर्मूला पढ़ाया है। किसमें पढ़ाया है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। आ जाओ अब क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द वन ऑफ द टू इज ऑप्टिकली डेंसर। तो भाई डेंसर पूछ रहे हैं, तो डेंसर के अंदर हमको पता है, डेंसर के अंदर दो चीज होती है, एक तो एंगल भी कम होता है, और अगर एंगल कम है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कम। तो दोनों में से किसमें वेलोसिटी कम है, ग्लास में वेलोसिटी कम है। तो डेंसर हमारे पास आंसर आ गया। डेंसर कौन है, ग्लास है। डेंसर कौन है, ग्लास है। खत्म भाई, जिसकी वेलोसिटी कम हो डेंसर। अब क्या कह रहा है, A ray of light is incident normally on water glass interface, ठीक है, when it enters a thick glass container filled with water, ठीक है, मतलब एक ग्लास है उसके नीचे पानी भरा हुआ है, यही तो है, एक ग्लास है उसके पानी भरा हुआ है। तो what will happen to the path of ray when it enters a thick glass contained filled with water, ठीक है भाई। तो एक बात बता, ग्लास से रे कहाँ जा रही है, वाटर में। अब डेंसर कौन था, ग्लास, तो ग्लास डेंसर हो गया, वाटर क्या हो गया, रेयरर। तो जब भी रे, तो ऑटोमेटिकली वाटर में एंगल क्या होगा, ज्यादा, वाटर में एंगल क्या होगा, ज्यादा। तो जब भी रे ग्लास से वाटर जाएगी तो एंगल बड़ा बन जाएगा, यानी रेयरर में जा रही है। खत्म बात, यही आंसर था। तो रे को क्या होगा, वाटर क्या है, रेयरर, तो रे चले जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, रे चले जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये क्या कह रहा है वो समझो, देखिए था फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें, तो हटाओ। ये कह रहा है एक ग्लास है, ग्लास में से रे आ रही है, वाटर में जा रही है, वाटर कैसा है, रेयरर है, वाटर रेयरर है, और ग्लास डेंसर है, ग्लास कैसा है, डेंसर है। रे आएगी, रे आएगी यहाँ टकराएगी, वाटर में जाएगी, वाटर कैसा है, रेयरर, तो अभी चले जाएगी, क्योंकि रेयरर में एंगल क्या बनता है, ज्यादा बनता है डेंसर से, पता है हमको। सॉल्व, यही पूछना था। अरे यार एक तुम्हें चीज सिखाई थी मैंने, क्या सिखाई थी बताओ, कि रेयरर के अंदर हमेशा एंगल ज्यादा होगा, रेयरर के अंदर हमेशा एंगल ज्यादा होगा, और डेंसर के अंदर हमेशा एंगल कम होगा। तो ये रेयरर जा रही है, डेंसर रेयरर जा रही है, तो एंगल ज्यादा होगा, एंगल ज्यादा होगा तो रे कैसे मूव करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तुम्हें पता है एंगल ज्यादा है तो भाई साहब वाटर में वेलोसिटी भी ज्यादा है। अरे यार यही तो चीजें समझाता आ रहा हूँ पूरे रिफ्रैक्शन में। इस पूरे रिफ्रैक्शन का अगर सार देखे, इस पूरे रिफ्रैक्शन को अगर सार देखे, पूरा इसका कंक्लूजन देखे, तो तुमने पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोले दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जोड़ा n12 होता है n1 अपॉन n2। अगर वेलोसिटी निकालनी है तो उल्टी हो जाएगी ये। और दूसरा तुमने पढ़ा है n1 sin i बराबर n2 sin r। ये इस पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्रक्स है, पूरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्रक्स है, ये क्या होता है, यही तो पढ़ा है तुमने। तुमने पूरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यही तीन ही तो चीजें पढ़ाई है मैंने तुम्हें। इससे बाहर क्या आएगा, इससे बाहर कोई सवाल ही नहीं बनेगा। एक चीज ध्यान रखना, रेयरर में एंगल ज्यादा, रेयरर में एंगल ज्यादा और डेंसर में एंगल कम, हो गया सवाल सॉल्व। डेंसर से रेयरर जाएगी तो एंगल ज्यादा बनाएगी, रेयरर से डेंसर जाएगी, डेंसर जा रही है तो एंगल कम बनाएगी। एंगल ज्यादा बना तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, एंगल कम बना तो टुवर्ड्स नॉर्मल। आया, अरे समझ गए। दो वेलोसिटी कह दे, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ ग्लास और वेलोसिटी ऑफ वाटर था। मेरे को क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं था, पर मैं पहले से ही प्रिपेयर हो गया कि हमको यार ये फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है, हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है। इससे पहले वाले सवाल में सिर्फ एक वेलोसिटी दे रखी थी, तो मेरे को पता था ये फॉर्मूला लगाऊंगा। एंगल पूछ लेगा तो आंख बंद करके ऐसे ऐसे लगाऊंगा ये फॉर्मूला, हवा में लैब आई तेरे को मजे दिला दे, ऐसे लगाऊंगा ये फॉर्मूला एंगल पे। दो वेलोसिटी होगी, अगर कितनी वेलोसिटी होगी, दो,
अगर दो वेलोसिटी होगी तो ये लगाऊंगा, अगर एक वेलोसिटी होगी तो ये लगाऊंगा। अरे समझ लो कैसे करेंगे। करना क्या है, करना यही है, यही कोई फॉर्मूले लगाने हैं हमको, यही फॉर्मूले लगाने हैं। और क्या लगा सकते हो बताओ, रिफ्रैक्शन में कोई और फॉर्मूले ही नहीं है लगाने के लिए। हम टोटल यही फॉर्मूले रिफ्रैक्शन में लगा सकते हैं और यही फॉर्मूले रिफ्रैक्शन में लगाएंगे, यही फॉर्मूले रिफ्रैक्शन में लगाएंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। अब एक लास्ट टॉपिक होता है लेटरल शिफ्ट। कैसे होती है लेटरल शिफ्ट वो समझो। इससे तेरे को रिफ्रैक्शन है नहीं मेरे हिसाब से कोर्स में, मेरे को पता नहीं है, कोर्स में शायद देते नहीं है, बट पहले तो हुआ करता था। ठीक है, इस साल सीबीएसई ने क्या चेंज किया है उसका मुझे थोड़ा कम आइडिया है, क्योंकि नया कोर्स मैंने देखा भी नहीं है इस साल। इस बार इनने हटाया क्या है। अब कुछ भी हटाए मुझसे मुझे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी हटा दे मेरे क्या फर्क पड़ जाएगा, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, मैं तो पढ़ाऊंगा ही। अब देख इधर सुन, ये लाइट रे आई, सुनना, ये ग्लास में जाएगी, ग्लास डेंसर होगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल, देख पास में खिसक गई। ओहो, इधर आई है ना, तो देख ये अब यहां आई, ये टुवर्ड्स नॉर्मल आ गई। कहां आ गई, टुवर्ड्स नॉर्मल। जानी ऐसे चाहिए थी, जा ऐसे गई। अब देख सुन इधर, अब ये बाहर निकली कहां से, ये बाहर निकली डेंसर से रेयरर, तो एंगल बनाएगी ज्यादा। तो देख असलियत में ये रे जाती ऐसे, पर ये रे जा रही है ऐसे, रे ऐसे ही तो गई लास्ट में। तो ये यहाँ पे जो ये शिफ्ट आया, ये जो शिफ्ट आया, शिफ्ट, इस शिफ्ट को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। इस शिफ्ट को क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। आया, अब देखो डायग्राम से समझाता हूं। इधर देखो, इधर देखो, ये दिख रहा हो, देखो ये जो लाइट रे आई ये कुछ इस तरीके से जाने के लिए आई थी। आना सब बोलो, लाइट रे जो आई कुछ इस तरीके से जाने के लिए आई थी। लाइट रे कुछ इस तरीके से जाने के लिए आई थी, बट हुआ क्या, ये डेंसर में था, कुछ बेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर में था कुछ बेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर रेयरर में गई कुछ अवे फ्रॉम नॉर्मल चले गई। तो ऐसा करने की वजह से ये जो शिफ्ट आया, ऐसा करने की वजह से ये जो शिफ्ट आया, ये जो शिफ्ट आया, इस शिफ्ट को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। हाँ ना बोलो, इस शिफ्ट को क्या बोलते हैं बच्चा, इस शिफ्ट को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। आई कहानी समझ में, बोलो। दिख क्यों नहीं रहा मैं, अच्छा इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दी ना इसलिए नहीं दिख रहा। चलो आ जाओ, ठीक है, और दिखाता हूँ तुम्हें। ये तो रियल लाइफ डायग्राम है, लेटरल शिफ्ट समझ में आया। देख इधर, अब देख इधर, देख डायग्राम, एक और देख, ये लाइट रे आई टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड हो गई डेंसर की वजह से, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल चले गई। ये जानी ऐसे चाहिए थी, चले ऐसे गई। तो ये यहाँ पे क्या आया, एक यहाँ पे आया एक शिफ्ट, यहाँ पे आया एक शिफ्ट, यहाँ पे क्या आया एक शिफ्ट। इस शिफ्ट को बोला गया, इस शिफ्ट को बोला गया लेटरल शिफ्ट। इस शिफ्ट को क्या बोला गया, लेटरल शिफ्ट। बस, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। आ गया भाइयों बहनों, बहुत समझा दिया है। अरे ये जो पैरेलल शिफ्ट आता है ना, पैरेलल शिफ्ट, ये पैरेलल शिफ्ट, इसको बोला जाता है लेटरल शिफ्ट। इस पैरेलल शिफ्ट को क्या बोला जाता है, लेटरल शिफ्ट। एक और देख डायग्राम, ठीक है। अब आ जा देख, अब तुझे दो तीन चीजें और सिखाता हूँ, अब तुझे एक दो चीजें और सिखाता हूँ। आ जाओ, तुझे एक तो चीजें और सिखाता हूँ, सुनना इधर। ये जो एंगल आ रहा है आई, इस आई एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। इस आई एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। रिफ्रैक्शन होगा तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको भी, ये भी रिफ्रैक्शन हो रहा है तो देख, ये जितना एंगल होगा उतना ये होगा, क्योंकि सेम सरफेस है और जेड बन रहा है। अब ये जो बाहर निकलेगा एंगल, सुनना, ये रे बाहर निकल रही है, तो इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बोलेंगे,
एंगल ऑफ इमरजेंस। और ये जो रे बाहर निकल रही है, ये जो रे बाहर निकल रही है, इस रे को बोलेंगे इमरजेंट रे। इस रे को क्या बोलेंगे? इमरजेंट रे। इस रे को क्या बोलेंगे? इमरजेंट रे। आया? अरे तो रिफ्रैक्शन हो रहा था ना यार, यहां तक की पल्ले पड़ी, बोलो यहां तक पल्ले पड़ा, तुम्हारे सामने आ गया हूं मैं, देखो बोलो यहां तक आया? आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, हमने समझा है। और हम गायब हो गए, हा हा हा। देखो लाइट बंद करता हूं, अब देखना, मैं नहीं दिखूंगा पर तुम्हें ये डायग्राम दिखेगा, ठीक है। तो जो ये एंगल निकला, सुनना, ये जो एंगल निकला, एंगल बाहर निकला वापस से, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये दो तीन चीजें ध्यान रखना। और यहीं पे तुम्हारा बच्चों रिफ्रैक्शन क्लास 10th का चैप्टर समाप्त हुआ, ठीक है। ये एंगल हो गया ई, ये तो आर होंगे, ये आर क्यों होंगे? क्योंकि यार देखो जेड बन रहा है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में? अब इफेक्ट कहाँ दिखते हैं हमको रिफ्रैक्शन के, ठीक है। ये तुमको वैसे तो मैं सिखाऊंगा, उसमें किसमें सिखाऊंगा? देखो सूर्य की लाइट चालू करते हैं, इसमें सिखाऊंगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में। इसमें सिखाऊंगा बच्चा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में, पर जब तक वो अभी नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। ये पढ़ लेना क्या रिफ्रैक्शंस के इफेक्ट है, ठीक है, एक बार पढ़ा लो, तुम्हारे पीछे है। पर यहाँ तक हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। टेलीग्राम का चैनल का लिंक है बायो में, उसको ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप है, व्हाट्सएप का डिस्कशन ग्रुप है, व्हाट्सएप का चैनल है, ज्वाइन कर लो। अपडेट्स आती रहेंगी, क्वेश्चन नोट्स मटेरियल उसमें अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लेंस के साथ। सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सपोर्ट करना। जब तक के लिए टाटा बाय बाय बच्चों, बाय।